तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फा मैथ्स एकेडमी में। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन स्टार्ट किया था। वहां हमने देखा था कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या है। उसके बाद हमने यूलर इक्वेशन देखा, फिर यूलर इक्वेशन की हेल्प से एक्सट्रीमल निकालना हम सीख गए थे। अब सवाल आता है, क्या हर वेरिएशनल प्रॉब्लम के लिए एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझे। फॉर ए फंक्शनल एक्सट्रीमल मे बी यूनिक और इनफाइनाइट और डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब किसी फंक्शनल के लिए जो एक्सट्रीमल है वो यूनिक हो सकता है, या हो सकता है कि नंबर ऑफ एक्सट्रीमल इनफाइनाइट हो जाए, या कहीं की कोई एक्सट्रीमल एग्जिस्ट ही नहीं करे। और ये सारी कंडीशंस डिपेंड करती हैं बाउंड्री कंडीशंस पे। कहने का मतलब सेम वेरिएशनल प्रॉब्लम के लिए आप अलग अलग बाउंड्री कंडीशन रखेंगे तो आपको अलग अलग केस मिलेंगे। इसको समझने के लिए देखें, इक्वेशन दे रखा है द एक्सट्रीमल ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम इंटीग्रल, इसकी लिमिट दे रखी है 0 to 2 पाई y डैश का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx। पहली बाउंड्री कंडीशन के लिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको f दे रखा है y डैश का स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, यूलर इक्वेशन अप्लाई करूंगा। तो डेल f अपॉन डेल y माइनस d बाई डी एक्स डेल f बाई डेल y डैश इक्वल टू 0। f को पार्शियल डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू y तो क्या होगा, माइनस के 2 माइनस डी बाई डी एक्स। f को अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू y डैश तो ये हो गया आपके पास 2y डैश इक्वल टू 0। माइनस के 2y माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। y डैश एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा था, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया तो y डबल डैश इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, माइनस 2 कॉमन लिया और 0 की तरफ भेज दिया, तो आ गया y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। और इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो होगी m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से जो m की वैल्यू आई वो आई प्लस माइनस आयोटा। तो आपका सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू c1 cos ऑफ x प्लस c2 sin ऑफ x। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, c1 और c2 जो कांस्टेंट है वो फाइंड करने के लिए पहली बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है y एट 0 इज 0। इस बाउंड्री कंडीशन को मैं अप्लाई करूं तो यहां मैं 0 रखूंगा, c1 x की जगह 0 रखा तो cos 0 1 हो गया, तो यहाँ c1 आ गया प्लस c2। और यहां अगर x की जगह 0 रखा तो sin x 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। तो c1 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बचा वो क्या बचा, y बराबर c2 sin ऑफ x। आगे वाली कंडीशन अगर मैं यूज करूं y एट 2 पाई इज 0, इसको मैंने यूज किया। y हमारे पास ये है, यहां यूज करूंगा तो यहां मैं 0 रखूंगा, c2 sin 2 पाई। और sin 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 इंटू c2 कितना हो गया, 0। तो 0 बराबर 0। तो यहां ध्यान से देखिए, हम c2 की वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, y बराबर c2 sin x, लेकिन c2 की वैल्यू हम निकाल नहीं पा रहे हैं। और c2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कहने का मतलब c2 की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। देयरफॉर यहां पे जो एक्सट्रीमल्स होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट एक्सट्रीमल्स होंगे, इनफाइनाइट एक्सट्रीमल्स। ठीक है। अब इसी चीज को, इसी वेरिएशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अंडर दिस कंडीशंस। देखते हैं। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस यूज करने से पहले जो हमारे पास सॉल्यूशन आया था वो ये था। अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहे हैं, y एट 0 इज 0। तो यहां से तो हमको मिल जाएगा c1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बचा वो बचा y इज इक्वल टू c2 sin ऑफ x। अगली कंडीशन दे रखी है y एट पाई बाई 2 इज 1। इस बाउंड्री कंडीशन को मैंने यहां यूज किया, 1 इक्वल टू c2। और यहाँ x की जगह पाई बाई 2 रखा तो 1 हो गया, तो c2 इंटू 1 वापस c2 के बराबर आ गया। तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, sin x। तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आया ना। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे उनकी वैल्यू हमको निकल गई, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू c2 की वैल्यू 1।
तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया वो केवल एक आया। कहने का मतलब यहाँ पे जो आपके एक्सट्रीमल है वो है यूनिक। ठीक, अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में देखें, इसमें रखा है y एट 0 तो यहां से तो हमको c1 0 के बराबर मिल जाएगा। आगे बढ़ा है y एट पाई इज 1, तो यहां इसको यूज करें तो 1 इक्वल टू, क्योंकि c1 0 रखने के बाद हमारे पास y तो यही बचा था ना, y बराबर c2 साइन ऑफ x। अब यहां मैं ये बाउंड्री कंडीशन यूज कर सकता हूं, तो c1 साइन पाई की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो 1 इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब जो आपको सॉल्यूशन मिला वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब भी ऐसा केस आ जाए तब आप कहेंगे कि एक्सट्रीमल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक्सट्रीमल होने के लिए बाउंड्री कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना था ही, और ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ एक्सट्रीमल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहां से हमको पता लगता है कि जो एक्सट्रीमल है वो यूनिक होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीमल होंगे या एक्सट्रीमल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये सब डिपेंड करता है बाउंड्री कंडीशन से। ठीक है, अब देखो, अब तक हम जो यूलर इक्वेशन पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे, इसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन। अब इसकी कुछ अल्टरनेटिव फॉर्म्स भी हैं, वो इसलिए क्योंकि जब भी आप यूलर इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो आपको कोई कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, उसको सॉल्व करते हैं, वहां से कर्व फाइंड करते हैं, उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं और एक्सट्रीमल फाइंड कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप इस फॉर्म को यूज करते हैं तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है वो काफी कैलकुलेटिव हो जाती है। तब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को यूज नहीं करके इस फॉर्म को यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को देखें, डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0। इसको हम कहते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन। और बाकी ये थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म को आपको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि इसका कहीं यूज नहीं आता है, केवल एक केस में यूज आएगा जहां स्पेशल केस बनाएंगे, तो वहां जो यूलर इक्वेशन आएगी तो उसको आप वैसे याद कर लेना। मेरे हिसाब से आप इसको याद मत करना, केवल देख लो यहाँ पे, बाकी सेकंड फॉर्म को तो आपको याद करना है। ठीक है, अब हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं। व्हेन f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि जो सेकंड फॉर्म है यूलर की इक्वेशन की उसको देखें तो वो है d अपॉन डी एक्स f माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम कह रहे हैं कि जो f है वो x पे इंडिपेंडेंट है। इफ f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, जो f है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगा कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स शुड बी 0। तो जो यूलर इक्वेशन है उसमें ये 0 हो गया, तो यूलर इक्वेशन हमारे पास बचेगी डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। और इसको मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ध्यान रखना, जब भी एफ एक्स पे इंडिपेंडेंट है तो आपको यूलर इक्वेशन ये यूज करनी है। तो सीधे ध्यान रखिए, जब एफ एक्स पे इंडिपेंडेंट है तो यूलर इक्वेशन होगी एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद अगला केस देखते हैं। अगला केस है व्हेन f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, जब f y पे इंडिपेंडेंट रहे। तो देखो, हमको जो फर्स्ट फॉर्म है यूलर इक्वेशन की वो क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। अब हम कह रहे हैं कि जो f है वो y पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना हो गया 0। तो यहां से जो यूलर इक्वेशन बची वो हमारे पास बची माइनस की डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। मैंने माइनस को भी 0 की तरफ भेज दिया। अब इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास क्या बच गया, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ध्यान रखना, जब भी f y पे डिपेंड नहीं करे तो सीधे ही यूलर इक्वेशन हमको ये यूज करनी है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। आगे वाला आता है व्हेन f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश,
जब f y डैश पे डिपेंड नहीं करे। देखो तो हमारे पास यूलर इक्वेशन है, वो हमारे पास है डेल f अपॉन डेल y माइनस के डी बाई डी एक्स डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल टू 0। हम कह रहे हैं कि जो f है वो y डैश पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हमारे पास 0 हो गया। तो यूलर इक्वेशन हमारे पास बची डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस केस में जो यूलर इक्वेशन है वो इसमें चेंज हो जाएगी। लेकिन ध्यान दें, जब भी हम यूलर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमको कोई कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। यहां पे आपको सीधा एक कर्व मिलेगा, ना कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कर्व अगर दी गई बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो हम कह देंगे कि एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करेगा और वही कर्व एक्सट्रीमल बन जाएगा। लेकिन यहां से मिला जो कर्व बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करे तो हम कह देंगे कि एक्सट्रीमल डज नॉट एग्जिस्ट। अगला केस के बाद अगली फॉर्म देखें, व्हेन f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। तो इसको देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा थर्ड फॉर्म पे। थर्ड फॉर्म में देखो क्या दे रखा है, थर्ड फॉर्म में जो अपन को दे रखी है इक्वेशन ये है, और हम कह रहे हैं कि जो f है वो ना तो x पे डिपेंड करता है ना y पे डिपेंड करता है। तो ये भी कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0। तो हमारे पास जो यूलर इक्वेशन बची केवल ये बची। तो इस केस में जो यूलर इक्वेशन बचेगी हमारे पास वो बचेगी y डबल डैश इंटू डेल f अपॉन डेल y डबल डैश इक्वल टू 0। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको क्या मिलेगा y डबल डैश इक्वल टू 0, और इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो आपको सीधे ध्यान रखना है, जब f x और y पे डिपेंड नहीं करे तो जो आपका रिक्वायर्ड कर्व होगा एक्सट्रीमल होगा वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन। और a और b की वैल्यू हम क्या करेंगे बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन से बच सकते हैं। जब आपको पता लगे कि f है वो x और y पे डिपेंड नहीं कर रहा तो सीधे ही आप कैलकुलेशन करने के बजाय ये यूलर इक्वेशन को अप्लाई नहीं करेंगे, सीधे आप क्या कर देंगे कि जो हमारा रिक्वायर्ड कर्व है एक्सट्रीमल है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कुछ स्पेशल केस थे। क्वेश्चन आपसे जून 2015 पार्ट सी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आई बराबर, इसके लिमिट दे रखी है x1 से x2 y स्क्वायर y डैश स्क्वायर dx दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड x1 y1 इज a constant function, a linear function of x, a part of parabola, a part of ellipse। कहने का मतलब इस वेरिएशनल प्रॉब्लम में हमको एक्सट्रीमल फाइंड करना है। और एक्सट्रीमल क्या होगा, a constant function, a linear function of x, a part of parabola, a part of ellipse। देखते हैं, आपको जो f है वो दे रखा है y स्क्वायर y डैश का स्क्वायर। अब मैं यूलर इक्वेशन यूज करने से पहले अगर इसको देखूं तो ये है इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो स्पेशल केस से मेरे को पता है कि यहाँ पे जो यूलर इक्वेशन होगी वो क्या होगी f माइनस वाई डैश डेल f अपॉन डेल y डैश इज सम कांस्टेंट। तो मैं इसको अप्लाई करता हूं तो f में यहां लिखूंगा y स्क्वायर y डैश का स्क्वायर माइनस के y डैश, डेल f अपॉन डेल y डैश की बात करूं तो y स्क्वायर कांस्टेंट की तरह रहेगा, y डैश स्क्वायर का हो जाएगा 2y डैश इज सम कांस्टेंट। यहां से इसको सॉल्व किया तो y स्क्वायर y डैश स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर y डैश स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो यहां से मेरे पास आ गया माइनस के y स्क्वायर y डैश का स्क्वायर इज सम कांस्टेंट, और दोनों तरफ माइनस से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो y स्क्वायर y डैश का स्क्वायर, किसी कांस्टेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कोई ना कोई कांस्टेंट ही बनेगा, तो भी क्या है कांस्टेंट। तो मेरे पास आ गया y स्क्वायर y डैश का स्क्वायर इज सम कांस्टेंट, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास बचा y डैश इज सम कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को मैंने कह दिया c1 या c कह दिया या c1 कह दिया। तो y डैश की जगह वैल्यू रखी तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू c1। तो यहां से हो गया y dy c1 dx, इंटीग्रेट किया तो
आ गया मेरे पास वाई स्क्वायर बाई 2 C1 x प्लस C2। तो यहीं से मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2C1x प्लस C2 इंटू 2। ठीक है, वैसे आपको बाउंड्री कंडीशन यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दिख गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2C1x प्लस C2 इंटू 2। तो इसकी बात करें तो ये क्या है, एक पैराबोला। तो बिना बाउंड्री कंडीशन यूज किए भी आप सीधे इक्वेशन को कर सकते हैं। ये क्या होगा, ए पार्ट ऑफ पैराबोला होगा। अब कुछ केसेज हैं जब क्या होता है कि वेरिएशनल प्रॉब्लम मीनिंगलेस बन जाती है। सपोज करो आपको कोई वेरिएशनल प्रॉब्लम दे रखी है। अब इन केस में क्या होगी, जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है वो मीनिंगलेस बन जाएगी। जैसे आपने यूलर इक्वेशन अप्लाई किया और आपके पास 0 बराबर 0 आ गया, तो हम कहेंगे जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है वो मीनिंगलेस है। लेकिन ध्यान दें, वेरिएशनल प्रॉब्लम के मीनिंगलेस होने का मतलब ये नहीं है कि एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस केस में एक्सट्रीमल एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो पहला केस क्या है कि जब आप यूलर इक्वेशन को अप्लाई करें और 0 बराबर 0 आ जाए, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है वो क्या हो गई, मीनिंगलेस। या फिर हमको कोई कर्व मिल गया, लेकिन वो कर्व मिला वो किसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस केस में भी हम क्या कहेंगे, जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है वो मीनिंगलेस होगी। इसके बाद देखें, जब आपको f दे दे इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश, तो हमको पता है कि डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश कितना हो जाएगा, 0। और स्पेशल केस में हमने देखा था, उस केस में हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई। और मैंने वहां भी बताया था, यहाँ पे आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिलेगी सोल्व करने के बाद, एक कर्व मिलेगा। तो ये कर्व मिलेगा, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिल रही है, एग्जैक्ट इक्वेशन मिल रही है। तो इस केस में भी हम कहेंगे कि जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है वो मीनिंगलेस हो गई। लेकिन मैंने पहले ही बताया आपको, वेरिएशनल प्रॉब्लम के मीनिंगलेस होने का मतलब ये नहीं है कि एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। कहने का मतलब वेरिएशनल प्रॉब्लम के मीनिंगलेस होने के बावजूद भी एक्सट्रीमल एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे आपको सीधा एक कर्व मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा बिटवीन y एंड x। अगर वो रिलेशन दी हुई बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो वही क्या बन जाएगा, आपके एक्सट्रीमल बन जाएगा। आगे देखें, अगर आपको f की जगह ये दे रखा है, तो यहां भी क्या होता है कि जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है वो मीनिंगलेस बन जाती है। कैसे, यहां पे मैं क्या करूंगा, जैसे ही यूज करूं मैं यूलर इक्वेशन, तो यूलर इक्वेशन कहती है कि डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो एफ की जगह मैंने ये वैल्यू रखी, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो एम का हो जाएगा डेल एम अपॉन डेल वाई, एफ की जगह वैल्यू रखने के बाद है। और यहाँ y डैश तो कांस्टेंट की तरह रहेगा और n का पार्शियल डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू y माइनस, इसकी बात करूं तो d बाई डी एक्स। अब मैं f को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू y डैश, तो ये 0 और ये कांस्टेंट की तरह रहेगा और y डैश का कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहां से फिर मैंने आगे सॉल्व किया, तो यहां से आ गया मेरे पास डेल एम अपॉन डेल वाई प्लस वाई डैश डेल एन अपॉन डेल वाई, और इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये एन है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। तो यहां पे जो बनेगा वो बनेगा डेल एन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एन अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इसी को मैं आगे सॉल्व करूं तो डेल एम अपॉन डेल वाई प्लस वाई डैश डेल एन अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई, और डेल वाई अपॉन डेल एक्स को मैं लिख सकता हूं वाई डैश इक्वल टू 0। ये से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस के डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर 0। तो यहाँ भी आपको एग्जैक्ट इक्वेशन मिलेगी। कहने का मतलब एक कर्व मिलेगा, ना कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कर्व अगर दी हुई बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो हम कह देंगे कि वो एक्सट्रीमल मिल जाएगा, अदरवाइज एक्सट्रीमल नहीं मिलेगा। ठीक है, इस केस में भी क्या हो गई, जो बाउंड्री जो आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम थी वो मीनिंगलेस हो गई। इसके बाद देखें, आपको कोई एक वेरिएशनल प्रॉब्लम दे रखी है और यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, एग्जैक्ट है, तब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। कहने का मतलब फिर कर्व पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर यहाँ पे जो दी गई इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, तो इसकी वैल्यू हम फिर कहां से निकालेंगे, ये अगर एग्जैक्ट है तो किसी न किसी फंक्शन का
ये डिफरेंशिएशन है, और जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स वाई। तो इस केस में हम कहेंगे जो आपका इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, पाथ इंडिपेंडेंट हो गया। कब, जो यहाँ पे जो दे रखा है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है वो अगर एग्जैक्ट हो तब आप उसकी वैल्यू आप क्या करेंगे, अगर एग्जैक्ट है तो किसी न किसी फंक्शन का ये डेरिवेटिव होगा, तब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी आपको। अब अगला क्वेश्चन देखें, आपको एक वेरिएशनल प्रॉब्लम दे रखी है, इंटीग्रल की लिमिट है 0 to 1 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश dx, y at 0 is 0, y at 1 is 2। इसको सॉल्व करना है, कहने का मतलब आपको एक्सट्रीमल फाइंड करना। चलो करते हैं। जो आपके पास f है वो है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश। अगर यूलर इक्वेशन में यूज करूं तो डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। एफ को मैं y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो बचेगा x प्लस 2y माइनस 4y वाई डैश माइनस डी बाई डी एक्स। अब मैं f को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू y डैश, तो ये भी 0 ये भी 0, माइनस के 2y स्क्वायर और y डैश का कितना हो गया 1 इक्वल टू 0। आगे देखा मैंने x प्लस 2y माइनस के 4y वाई डैश, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो 2 तो ये था और ये 2 पावर का आगे मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, y और y डैश इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल हो गया तो x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब तक हमने क्या किया था, जब हम यूलर इक्वेशन अप्लाई कर रहे थे उसके बाद हमको कोई न कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही थी। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिल रही, सीधा आपको रिलेशन मिल गया बिटवीन x एंड y, तो हम क्या कहेंगे, जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है वो हो गई मीनिंगलेस। अब एक्सट्रीमल का क्या, कि एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। एक्सट्रीमल कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये कर्व दी गई बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तब कह देंगे कि एक्सट्रीमल एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम कह देंगे कि एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये कर्व हमको मिल गया, तो पहली बाउंड्री कंडीशन यूज करें, x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू 0, तो 0 2.0 इज 0, 0 इक्वल टू 0। पहली बाउंड्री कंडीशन तो यूज हो रही है। इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं, y एट 1 इज इक्वल टू 2। तो मैंने क्या किया, x की जगह 1 रखा, x की जगह मैंने 1 रखा, तो y की जगह मेरे को रखना पड़ेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 5 इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये कर्व बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद देखें, अब तक हमने देखा जिसमें जो भी हम वेरिएशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसमें जो डेरिवेटिव आ रहा था वो फर्स्ट ऑर्डर का आ रहा था, कहने का मतलब वाई डैश तक आ रहा था। अब क्या होगा, हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव भी आएंगे। जैसे आपको ये वेरिएशनल प्रॉब्लम दे रखी है, इसमें जो डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर तक का आ रहा है, तब यूलर इक्वेशन इसमें चेंज हो जाएगी। डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस d2 अपॉन dx स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश इक्वल टू 0। इसको और जनरलाइज करते हैं, अगर सपोज करो n ऑर्डर तक के डेरिवेटिव आ रहे हो तब आपकी यूलर इक्वेशन ये हो जाएगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस d2 अपॉन dx स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश प्लस सो ऑन प्लस माइनस 1 की पावर n dn dxn डेल एफ अपॉन डेल वाई n इक्वल टू 0। यहाँ पे जो प्लस माइनस है ना वो अल्टरनेटिव चलेगा, माइनस प्लस और लास्ट में क्या आता है माइनस 1 की पावर n। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, ये फंक्शनल है, इसका आपको क्या करना है, एक्सट्रीमल फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव दे रखा है, तो आप f यहाँ पे होगा आपके 1/2 y डबल डैश का स्क्वायर। अब जो यूलर इक्वेशन है ना वो आपकी क्या हो जाएगी, क्योंकि डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव दे रखा है, तो यूलर इक्वेशन हो जाएगी आपके डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी बाई d2 अपॉन dx स्क्वायर डेल एफ अपॉन
डेल वाई डबल डैश इक्वल टू 0 यूज करता हूं मैं। अगर f को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूं तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि y की तो टर्म आ ही नहीं रही है। फिर मैंने क्या किया, f को y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वो भी कितना हो जाएगा 0। लास्ट में क्या आएगा d2 अपॉन dx स्क्वायर, और f को मैंने y डबल डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो 1/2 तो पहले था ही, और इसकी पावर 2 है तो 2 आगे आ गई, और कितना हो गया y डबल डैश इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और y को मैंने क्या कर दिया, 2 बार तो डिफरेंशिएट हो रहा था, 2 बार और डिफरेंशिएट कर दिया, तो y कितनी बार डिफरेंशिएट हो गया 4 टाइम डिफरेंशिएट हो गया इक्वल टू 0। अब हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे 3 डैश आएगा, सम कांस्टेंट c1, फिर एक बार और इंटीग्रेट किया तो y डबल डैश हो गया c1x प्लस c2, एक बार और इंटीग्रेट किया तो c1/2 x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3, एक बार और इंटीग्रेट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू c1/6 x क्यूब c2/2 x स्क्वायर प्लस c3 x प्लस सम कांस्टेंट d। तो y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। मैंने इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, इसको मान लिया c, बाकी d तो है ही, ठीक है। अब यहीं से अगर y डैश की बात करूं तो y डैश मेरे पास क्या हो जाएगा 3a x स्क्वायर 2b x प्लस c, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए तो दी गई बाउंड्री कंडीशंस है उनको यूज करूंगा। पहली बाउंड्री कंडीशन आपको दे रखी है y at 0 is 0, तो यहां मैं क्या करूंगा x की जगह 0 रखूंगा तो y कितना हो जाएगा 0। जब मैंने x की जगह 0 रखा और y की जगह 0 रखा तो मेरे पास जो d है वो किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। अब मेरे पास y बचा क्या है, केवल ये ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx। फिर आगे देखो मैंने y डैश 0 at 0 कि y डैश की वैल्यू 0 पर कितनी है 0, फिर मैंने यहां 0 रखा, यहां 0 रखा, यहां 0 रखा, तो यहां से मेरे पास c कितना आ गया 0 के बराबर। तो अब करो मेरे पास केवल क्या बचा है c भी 0 हो गया, तो करो मेरे पास बचा ax क्यूब प्लस b x स्क्वायर। अगली कंडीशन यूज करता हूं y at 1 is 1/2, तो यहां मैं क्या करूंगा x की जगह 1 रखूंगा तो y की जगह मेरे को रखना पड़ेगा 1/2, तो a प्लस b इसके बराबर हो गया 1/2 के बराबर। यहां मेरा c 0 हो ही गया था तो y डैश किसके बराबर हो गया 3a x स्क्वायर प्लस 2b x। आगे वाली कंडीशन है y डैश एट 1 is 1, तो यहां 1 रखूंगा तो इधर मेरे को 1 रखना पड़ेगा 3a प्लस 2b, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप क्या करेंगे a और b की वैल्यू निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू आप यहां रख देंगे, तो जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा एक्सट्रीमल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं एक्सट्रीमल फाइंड कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखें, ये आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम दे रखी है ना, ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी है और कह रखा है कि इच पाथ इंडिपेंडेंट इफ k इज, कहने का मतलब k की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको यहां जो f दे रखा है वो आपके पास है f इज इक्वल टू y डैश का स्क्वायर प्लस y प्लस 2y डैश y डबल डैश प्लस k x y y डैश प्लस y स्क्वायर। यहां देखें तो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव तक आ रहे हैं, तो आपके पास जो यूलर इक्वेशन है वो ये होगी डेल एफ अपॉन डेल y माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल y डैश प्लस d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल y डबल डैश इक्वल टू 0। अब f को मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू y, तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां से मिलेगा मेरे को y डबल डैश प्लस k x y डैश प्लस 2y माइनस d बाई डी एक्स। अब मैं f को पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू y डैश, तो यहां से मिलेगा मेरे को 2y डैश और यहां से ये डिफरेंशिएट होगा तो इसका 1 और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है y डबल डैश से, तो प्लस के 2y डबल डैश और फिर मैंने आगे डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया के एक्स वाई प्लस d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर
अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू y डबल डैश, तो y डबल डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये भी 0 और ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा, इसका 1 हो गया, तो मेरे पास अंदर बचा क्या y प्लस 2y डैश, ठीक है, बाकी जगह कहीं y डबल डैश आ नहीं रहा है, इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो ये आ गया y डबल डैश प्लस के एक्स वाई डैश प्लस के 2y, इसको मैं वापस डिफरेंशिएट करता हूं, कितना आ जाएगा 2y डबल डैश प्लस सॉरी माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो ये हो गया आपके माइनस 2y ट्रिपल डैश माइनस की x का 1 y को मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया था माइनस की x और इसका हो गया y डैश, और इसको मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा y डबल डैश, और एक बार डिफरेंशिएट ये हो रहा है और 2 बार और करूंगा तो y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। जो कट रहे हैं उनको मैं काट देता हूं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये बड़ा कैंसिल हो गया और y डबल डैश प्लस y डबल डैश 2y डबल डैश और इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी बचा क्या मेरे पास, केवल ये 2 टर्म बची, यहां से क्या आ गया मेरे पास 2y माइनस के ky इक्वल टू 0, यहां से y कॉमन आ रही है तो 2 माइनस के इंटू वाई बराबर 0, तो यहां से हुआ क्या, या तो 2 माइनस के 0 है या फिर y इक्वल टू 0, तो ये वाला केस तो डिस्कार्ड हो जाएगा। y बराबर 0 का मतलब क्या है कि चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो y हमेशा 0 है, तो ये वाले कंडीशन देखिए कि y एट 1 इज 1, तो y तो कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि 2 माइनस के शुड बी 0, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो जो आपका आंसर होगा k बराबर 2, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।